साइंस क्लास कर रहे हैं 9th क्लास। यू ऑल आर वेलकम इन माय क्लास। बेटा हमने करा था चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसी की आज हम रिवीजन करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बच्चे आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में आपका चैप्टर नंबर कौन सा चल है ये आने वाला है। जो 2 चैप्टर्स आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर 3। आपके चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 3 आएगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चे, सो बी केयरफुल, बी स्टे एट होम एंड स्टडी ऑल योर सब्जेक्ट्स केयरफुली। सभी सब्जेक्ट्स को केयरफुली पढ़िए बेटा। ओके बच्चा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था हमने आगे। पहले तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज होता क्या है, जो हम फूड रिसोर्सेज खा रहे हैं उसी को किस तरीके से इम्प्रूव करके हम खा सकते हैं, किस तरीके से अच्छे से और हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यही इसमें बताया गया है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बच्चा। ओके बेटा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अब देखिए बेटा, आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ, लेट्स सी, हम बात करते हैं बेटा आज इसमें हम आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपके सबसे पहले जब खेती कोई करता है तो क्या करा जाता है, उसमें किस तरीके से खेती होती है। तो पहले मिट्टी को ठीक किया जाता है, फिर उसमें खोदाई की जाती है, उसके बाद बीज डाला जाता है, पानी डाला जाता है और फिर उसमें से नया पौधा निकल कर आता है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, अगर कोई क्रॉप हम बोते हैं बेटा, जब हम क्रॉप बो देते हैं तो सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। हमें अगर अच्छी फसल चाहिए तो इम्प्रूवमेंट किस में करी जाएगी, क्रॉप की वैरायटीज़ में, इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी। फिर उसकी प्रोडक्शन में किस तरह से क्या क्या कमियां आ रही हैं हमारे पास, वो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट की जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास निकल के आती है फसल, वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर आती है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा, किस तरीके से क्रॉप को मैनेज किया जा सकता है प्रोडक्शन करने के लिए। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले हमने बताया था क्रॉप वैरायटी, किस तरीके से वैरायटीज़ की बायोटिक और अबायोटिक सब्सटेंस से हमारे को इसकी वैरायटीज़ को इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, आपका व्हाट इज़ अ बायोटिक सब्सटेंस। बायोटिक हम सब्सटेंस डालते हैं अपने क्रॉप्स के अंदर, बायोटिक और अबायोटिक सब्सटेंस, जिससे कि हमारी अच्छी फसल निकल के आए। तो बायोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस आप जैसे जानवरों से मिलते हैं हमें, जैसे गाय भैंस का गोबर होता है, ठीक है, काउ डंग्स वगैरह हैं, उनको हम डालते हैं खाद के रूप में पौधों में, तो वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। पेड़ पत्ते के जो आपके ये सूख जाते हैं, क्या कहते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, तब वो डाले जाते हैं, तो ये बायोटिक सब्सटेंस होते हैं। और अबायोटिक सब्सटेंस जैसे यूरिया वगैरह खाद के रूप में पौधों में डाली जाती हैं, तो अबायोटिक सब्सटेंस कहलाती हैं। तो पौधों को ये बायोटिक और अबायोटिक सब्सटेंस बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, कुछ सीजनल क्रॉप्स होते हैं, जो सीजनल क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप बोलते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ रेनी सीजन, जो रेनी सीजन्स में क्रॉप होते हैं उनको बोलते हैं खरीफ हैं। खरीफ सीजन्स फ्रॉम विच मंथ जून टू अक्टूबर, एंड सम ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अक्टूबर इन विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं रबी होते हैं, जो रेनी सीजन में होते हैं खरीफ क्रॉप कहलाते हैं बेटा। ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, हमारे 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जब हम क्रॉप को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या मैनेजमेंट होती है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि आपको पौधों में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स डाल के पौधों को आगे उसको इम्प्रूवमेंट ला रहे हो पौधों में, तो वो क्या कहलाती है, क्रॉप
क्रॉप मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसके बाद उसमें मैन्योर, फिर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मैन्योर तो आपका होता है जो बायोटिक फैक्टर्स, मैंने आपको बताया जो पौधों में हम बायोटिक फैक्टर्स डालते हैं उनके इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो वो आपका मैन्योर कहलाता है। लेकिन अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं और फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, तो इनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। पौधों के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, अच्छी फसल के लिए बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। ओके बच्चा, कुछ तो आप डिफरेंसेस कर सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर में। व्हाट इज़ इरिगेशन? पौधों को जब पानी दिया जाता है, पानी देने की प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है बेटा। पौधों को पानी देने की प्रोसेस इरिगेशन कहलाती है। इरिगेशन आर ऑफ टू टाइप्स, स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम। इरिगेशन में मतलब पौधों को जब पानी दिया जाता है, इरिगेशन तो दो तरीके से दिया जाता है, पाइप के थ्रू देते हैं, तो स्प्रिंकल सिस्टम से, फुहारे से, या फिर ड्रिप धीरे धीरे करके पानी को भेजा जाता है पौधों में, या फिर कुओं से, नदियों से, रेन के थ्रू पानी पौधों में जाता है। ओके, और रिवर टिल सिस्टम, लाइफ लिफ्ट सिस्टम, इट अराइज वियर्स कैनल्स फ्लो, और रिवर्स वगैरह से भी पानी देकर पौधों को जब सिंचाई की जाती है तो ये इरिगेशन सिस्टम कहलाया है। क्रॉप पैटर्न, क्रॉप के अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, ये दो तरह के क्रॉप के पैटर्न हमारे बताए हैं, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। जब एक सी फसल बोनी शुरू कर जाती है, एक कुछ लाइन में एक जा रही है, कुछ लाइन में दूसरी जा रही है, दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अलग अलग लाइन में अलग अलग पौधों जब लगाए जाते हैं, दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। अलग अलग पौधों को जब बोया जाता है अलग अलग लाइन में, एक दूसरे के साथ वो मिक्स ना हो, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग बच्चा। लेकिन जब एक अलग अलग ना बोकर उनको मिक्सअप कर दिया जाएगा तो इंटरक्रॉपिंग ना बोलकर मिक्स क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, ये क्रॉप पैटर्न है हमारे। तो क्रॉप पैटर्न से इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग दो तरीके की होती हैं। फिर आता है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप अगर आपकी तैयार हो जाती है, फसल जब आपकी वापस तैयार हो गई है अच्छी पक कर, तो हम उसको मैनेजमेंट, कटाई भी हो गई है तो उसको अच्छे से मैनेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है? उनको गोदामों में मैनेज किया जाएगा, गोदामों में अच्छे से पैक करके रखा जाता है। तो ये आपकी क्रॉप स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोरेज किया जाता है किस तरीके से? गोदामों में उसको अच्छे से स्टोर किया जाएगा। तो ये आपका क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कहलाता है। ओके बेटा, इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आपकी होती है जानवरों को जब पाला जाता है, अपने फ़ायदे के लिए ही इंसान कोई काम करता है, ठीक है ना, दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं करने की सोचता, लेकिन अपने बेनिफिट्स के लिए जब अब इंसान किसी जानवर को, स्पेशली जानवर को जब कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा तो वो उसको नहीं अपने पास रखता। लेकिन जानवर को पाला क्यों जाता है? अपने फ़ायदे के लिए। जब इंसान जानवरों को रखते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए ही रखते हैं, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। उनकी केयर करना, एनिमल्स को देखभाल करना, अच्छे से उनको खाना पानी देना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग में आपके गाय भैंस बकरी वगैरह जो होते हैं उनको पालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटल फार्मिंग कहलाती है बच्चे। ओके, कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग कहलाती हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका, जब गाय भैंस जो है ये दूध का प्रोडक्शन लोगों को मिलता है, उससे जब उसको बेचते हैं तो उससे उनकी इनकम होती है, तो इसको बोला जाता है गाय भैंस को पालना, उनकी केयर करने की प्रोसेस को कैटल फार्मिंग बोला जाता है। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है? जो मुर्गी वगैरह होती हैं उनको पाला जाता है। मुर्गियों को क्यों पाला जाता है बेटा? मुर्गियों को अंडों के लिए या फिर उनको मांस के लिए पाला जाता है, ताकि वो उनको बेचकर पैसे ले सकें। ठीक है,
तो ये आपका क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग। ओके बच्चे, उसके बाद आता है हमारा एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन। पोल्ट्री फार्मिंग में एग्स वगैरह ही मिलते हैं, एग्स को लेते हैं, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। फिश प्रोडक्शन, इसके बाद बेटा हमारा आता है फिश प्रोडक्शन। इस फिश का भी प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको हम हिंदी में मछली पालन कहते हैं। फिश का प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं, मछलियों को बेचकर। इन सभी से इनकम, जो भी जानवर है बेटा, चाहे वो हमारी फसल हो, चाहे वो हमारे जानवर हों, उन सब से अगर हम इंसान को फ़ायदा होता है तभी वो उसका काम करते हैं। तो फिशेस को प्रोडक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि उनसे उनको इनकम मिलती है। तो फिश प्रोडक्शन, फिश भी दो तरीके की होती है, आयरलैंड एंड इनलैंड फिशेस, और दूसरी आपकी होती है बेटा मराइन फिशेस। खारे पानी में जो मछलियाँ पाई जाती हैं तो वो मराइन फिशेस कहलाती हैं, और जो नदियों के पानी में, मीठे पानी में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, इनलैंड फिशेस कहलाती हैं बच्चा। ठीक है, और इनके कटला, सिल्वर क्रॉप, रोहा, ग्रास, मंगल, ये सारे नाम जो हैं बेटा ये फिशेस की हैं, और अच्छी फिशेस के नाम हैं बेटा। इसके बाद आती है हमारी बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाता है बेटा, शहद को लेने के लिए मधुमक्खी को पाला जाता है। शहद को लेने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ओके बच्चे, तो ये सारा हमारा इस चैप्टर में था, जो मैं आपको आज रिवाइज करा चुकी हूँ। न्यूट्रेंट अप्लाइड बाय एयर एंड वाटर एंड सॉइल, जो पौधों में जो है न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से जाता है, एयर के थ्रू भी जाता है, वाटर के थ्रू भी जाता है, और सॉइल के थ्रू भी न्यूट्रिएंट पौधों में जाता है। एयर के थ्रू कार्बन और ऑक्सीजन जाता है, वाटर के थ्रू हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाता है, और सॉइल के थ्रू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल के थ्रू जो जाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं पौधों को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं बेटा आपके, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ओके बच्चे, कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और आपका क्लोरीन। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स हमें, कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ थोड़े, लेकिन हमें चाहिए दोनों ही न्यूट्रिएंट पड़ते हैं बेटा। थोड़े न्यूट्रिएंट्स से काम नहीं चलता, तो दोनों न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं। सो बेटा इंटरक्रॉपिंग का भी पता चल गया आपको, मिक्स क्रॉपिंग का पता चल गया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस करना है। मैन्योर जो होता है ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, और फर्टिलाइज़र अबायोटिक फैक्टर्स हैं। मैन्योर जो है आपके घर में इजीली तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपके जो फर्टिलाइज़र्स हैं घरों में तैयार नहीं होते, इनको तैयार फैक्ट्रियों में किया जाता है। एक्सेस अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइज़र्स पौधों को डालेंगे तो पौधे क्या हो जाते हैं बेटा, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए एक लिमिट अमाउंट होता है, उस अमाउंट में ही उनको दिया जाता है पौधों को। उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम पौधों में ये डालेंगे तो पौधे ख़राब हो जाते हैं बच्चा। इसके बाद उनको वाटरिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जब फसल तैयार हो जाती है तो उनको अच्छे से रखा जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस सारी अपनाते हुए हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इरिगेशन वगैरह सारी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में जानवरों को पालना कहलाता है, और फिश फार्मिंग में मछलियों को पालने वाली प्रोसेस होती है, और बी कीपिंग में आपके मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर मैंने दोबारा से आपको सारा रिवाइज करवा दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में आना है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स, और आप इसको डीपली अच्छे से लर्न करेंगे। ओके बच्चा, आई थिंक यू ऑल आर सेफ योर होम एंड यू आर डूइंग योर वर्क
नीट एंड क्लीन, मेक योर नोटबुक्स नीट एंड क्लीन एंड सबमिट इन द स्कूल। स्कूल में आके बेटा आप अपनी नोटबुक्स को सबमिट करा के जाएं, नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी नोटबुक्स को तैयार कीजिए। ओके बच्चा, बी स्टे एट होम, बी केयरफुल, टेक अ प्रॉपर डाइट ऑल्सो बेटा। ओके, प्रॉपर डाइट भी लेनी है। बाहर से आप आते हैं अपने अच्छे से हाथ मुँह धोएं जब खाना वगैरह खाते हैं। ओके बच्चा, सो बी केयरफुल, बी स्टे एट होम। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।